तो अब हम स्टडी करेंगे जो एसिडिक स्ट्रेंथ है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, तो उसकी थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे। तो आप लिख सकते हो एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कि जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो भी एसिडिक तो होते हैं। अब उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की थोड़ी सी स्टडी करेंगे हम। तो सबसे पहले हम जो एरोमेटिक और एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करके देखते हैं कि जो हमने अभी पहले किया था फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी बेंजोइक एसिड से ज्यादा होती है। बेंजोइक एसिड को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, जहां पर पीएच जो है ये रिप्रेजेंट करती है फिनाइल ग्रुप को, यानी कि बेंजीन रिंग को। तो जो Ka वैल्यू होती है वो फॉर्मिक एसिड की ज्यादा होती है, बेंजोइक एसिड की थोड़ी कम होती है। तो इस कारण जो फॉर्मिक एसिड है वो गिना जाता है स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड। तो इसलिए अब ये हम देखना है हमें कि वाई फॉर्मिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड। तो इसके लिए दो इफेक्ट्स हम देखते हैं कि वो आते हैं ध्यान में हमारे। वो दो एसिड्स कौन कौन से हैं? पहला इंडक्टिव इफेक्ट होगा, इंडक्टिव इफेक्ट। अब अगर हमें कंपेयर करना है फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड को, तो जब कभी हमने इंडक्टिव इफेक्ट किया था वहां पर हमने देखा था कि जो बेंजीन रिंग होती है ये भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होती है। तो बेंजीन रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण कार्बोनिल कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगी। तो कार्बोनिल कार्बन फिर आगे ऑक्सीजन से ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को डिस्प्लेस करेगी। तो फिर हाइड्रोजन को लूज करना एज H पॉजिटिव आयन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो -I इफेक्ट के कारण जो है वो बेंजोइक एसिड जो है फॉर्मिक एसिड से थोड़ा स्ट्रांगली एसिडिक होना चाहिए। पर इसके साथ साथ हम देखते हैं जो मीजोमेरिक इफेक्ट है या रेजोनेंस इफेक्ट है, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ बेंजोएट आयन। तो जो बेंजोइक एसिड के हाइड्रोजन रिलीज करने के बाद, प्रोटॉन रिलीज करने के बाद जो हमारे पास आयन बनता है बेंजोएट आयन, उसकी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की थोड़ी बात होगी। तो यहां पर आप देख सकते हो एक कार्बोनिल ग्रुप लगा है टू बेंजीन, और बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कोई कार्बोनिल ग्रुप लगा हो तो -M इफेक्ट वो शो करता है, यानी कि अब बेंजीन रिंग से थोड़े बाहर की तरफ को इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो -M इफेक्ट कैसे होगा? कार्बन और ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, इस कारण जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये ट्रांसफर हो जाएगा ओवर ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड है जो लूजली हेल्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है, तो लूजली हेल्ड होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स दोनों जो हैं ये ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें मिलेगा, ये एक कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन लगे हैं जिन दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो जो नीचे पाई बॉन्ड है ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर को ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यहां पर होगा डबल बॉन्ड, और ये वाली जो कार्बन है इसका एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होने के कारण इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, लाइक दिस। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ड्यू टू मीजोमेरिक इफेक्ट -M इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेंजीन रिंग से बाहर को जा रहे हैं। फिर पॉजिटिव पाई कंजुगेशन होने के कारण जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर को ट्रांसफर होंगे, मतलब रेजोनेंस जो है वो कंटिन्यू चलेगी आगे।
तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से हमें अपीयर होगी। अब पाई बॉन्ड बना है इधर को और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सबसे नीचे वाली कार्बन के ऊपर। फिर आप देख सकते हो कि पॉजिटिव पाई कंजुगेशन है तो रेजोनेंस फर्दर प्रोसीड करेगी। पाई इलेक्ट्रॉन जब इस साइड को ट्रांसफर होंगे तब हमें मिलेगा ये वाला स्ट्रक्चर बेंजोएट आयन के लिए। अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया तो लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बनेगी कुछ इस तरह से। कि ये वाला लोन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा तो हमें बेंजोएट आयन की लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से अपीयर होगी। यहां पर रह जाएगा सिंगल बॉन्ड और इधर आ जाएगी नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन। अब इस केस में आप देख सकते हो कि बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स ऊपर को गए हैं, बाहर को गए हैं, तो ऐसे इफेक्ट को हम बोलते हैं -m इफेक्ट। जब रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन्स दूर डिस्प्लेस हों तो उसको -m इफेक्ट बोलेंगे। -m इफेक्ट के कारण जो इंटेंसिफिकेशन ऑफ चार्ज हो रही है, दोनों जो क्लोजली प्लेस्ड ऑक्सीजन एटम्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज थोड़ा इंटेंसिफाई हो रहा है। और ऊपर यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट के कारण बेंजीन रिंग ने इलेक्ट्रॉन्स नीचे को विड्रॉ किए थे, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने की बात की थी। तो अब इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट जो हैं या मीजोमेरिक इफेक्ट जो हैं ये एक दूसरे के अगेंस्ट ऑपरेट कर रहे हैं। इंडक्टिव इफेक्ट जो है -I इफेक्ट ये कहता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, पर कार्बोक्सिलेट आयन में जो मीजोमेरिक इफेक्ट हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि जो कार्बोक्सिलेट आयन है इसमें -m इफेक्ट के कारण डीस्टेबलाइजेशन हो रही है। तो नेट रिजल्ट क्या होगा कि बेंजोइक एसिड से प्रोटॉन निकल तो आएगा पर उतना इजीली नहीं निकलेगा जितना इजीली फॉर्मिक एसिड से निकलता है। तो आप लिख सकते हो यहां पर द -m इफेक्ट or mesomeric effect here operates against the -I effect. Full stop. But the resonance effect or mesomeric effect is dominant than the inductive effect. Therefore, benzoic acid is somewhat weaker acid than formic acid. Benzoic acid is somewhat weaker than formic acid. तो इस बात से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो भी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से थोड़े कम एसिडिक ही होते हैं या थोड़े वीकली एसिडिक ही होते हैं। तो ये तो हमने कंपैरिजन कर लिया कि फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड में जो बेंजोइक एसिड है उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम है, वो थोड़ा वीकली एसिडिक होता है,
और फॉर्मिक एसिड जो छोटा भी है साइज में, तो फॉर्मिक एसिड जो है या मीथेनोइक एसिड जो है वो थोड़ा स्ट्रांगली एसिडिक है। तो इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस। तो इन दोनों में फॉर्मिक एसिड जो है, मीथेनोइक एसिड, ये ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक है एज कंपेयर टू एरोमेटिक एसिड और बेंजोइक एसिड। तो फिर इसके बाद आएगी बात अब कि जो बेंजोइक एसिड है इसमें अगर हम डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दें ओवर द बेंजीन रिंग तो तब कैसा उनके ऊपर इफेक्ट होगा एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर। तो अब एरोमेटिक एसिड्स में हम स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ बेंजोइक एसिड। तो आप हेडिंग लिख सकते हो, effect of substituents on acidic strengths of aromatic carboxylic acids। अब ये कंपेयर करने से पहले, स्ट्रेंथ की बात करने से पहले हमें देखना होगा ऑर्थो इफेक्ट। ये अब से पहले नहीं आया कभी। तो ऑर्थो पोजीशन पर हम कोई भी ग्रुप लगा दें, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को, बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज ही करता है, चाहे जो ग्रुप लगाया है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो। तो इस कारण जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड होगा वो सबसे स्ट्रांगली एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्गर देन द अदर सब्स्टिट्यूटेड और इवन द नॉन सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। तो आप लिख सकते हो सबसे पहले ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट both electron releasing and electron withdrawing groups tend to increase the acidic character, when these are present at the ortho positions. When these are present at the ortho positions. और नेक्स्ट लाइन में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड is stronger than the other substituted as well as not substituted benzoic acids। कि ऑर्थो पोजीशन पर चाहे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें चाहे हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दें, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज ही करेगा। तो अब हम बेंजीन रिंग के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स लगाकर देखते हैं कि इनका जो इफेक्ट है वो कुछ किस तरह से होगा। जैसे ये बेंजोइक एसिड मैंने बनाया, अब बेंजोइक एसिड में अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जाए किसी भी पोजीशन पर, चाहे ऑर्थो पे लगे चाहे मेटा पे लगे चाहे पैरा पे लगे, तभी मैंने लाइन के मिडल में से एरो निकाला है,
ताकि ये स्पेसिफाई नहीं किया कि ये ऑर्थो पे है कि मेटा पे है, जहां मर्जी हो। अब अगर इसको हम वाटर में डिसॉल्व करें तो क्या बनेगा, जो ऊपर कार्बोक्सिलेट ग्रुप है वो हाइड्रोजन को कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन को रिलीज करेगा एज H पॉजिटिव आयन। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो हमने बेंजीन रिंग पे लगाया हुआ है किसी पोजीशन पर, उसका इफेक्ट देखना है। तो पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो बेंजोइक एसिड में बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है, तो इस कारण रिंग थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी। तो फिर ये ऊपर कार्बोनिल कार्बन को ज्यादा मतलब फैसिलिटेट करेगी यहां से हाइड्रोजन की रिलीज को एज H पॉजिटिव आयन। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहीं भी लगा हो, ऑर्थो पे, मेटा पे या पैरा पे, वो हाइड्रोजन की रिलीज को एज H पॉजिटिव आयन इजी करता है, फैसिलिटेट करता है। और इधर अगर कार्बोक्सिलेट आयन जो बेंजोएट आयन बना है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहीं भी लगा हो तो ये नेगेटिव चार्ज को ज्यादा डिस्पर्स करेगा। वैसे नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स जो होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसके डिस्पर्सल को ज्यादा इफेक्टिव करेगा। तो ज्यादा डिस्पर्सल होने के कारण जो बेंजोएट आयन है वो और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और ज्यादा स्टेबल होगा तो फिर डेफिनेटली और इजीली बनेगा, यानी कि बेंजोइक एसिड में से प्रोटॉन की रिलीज थोड़ी ज्यादा इजी हो जाएगी। तो आप लिख सकते हो दो लाइनें कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स tend to increase the acidic strengths of benzoic acids, tend to increase the acidic strengths of benzoic acids। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये तो हमने स्टडी कर लिया कि एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। तो अब हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा के देखते हैं कि इसका कैसा इन्फ्लुएंस होगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, जहां मर्जी लगा हो, चाहे ऑर्थो पोजीशन पर, चाहे मेटा पोजीशन पर, चाहे पैरा पोजीशन पर लगा हो। तो ये वाला ऑर्डर आप सॉरी जो एक्सप्रेशन मैंने बनाई है, इक्वेशन, ये आप दोबारा लिख लो। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाकर हम ये लिखेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है इसका इन्फ्लुएंस कैसे होगा। पहली बात, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ये रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, तो फिर ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे आने के चांसेस थोड़े कम होंगे। तो यहाँ ये रिंग को ऊपर कार्बोनिल ग्रुप को ऑक्सीजन थोड़ी इलेक्ट्रॉन्स थोड़े कम देगा, तो इस कारण यहां से प्रोटॉन की रिलीज जो है वो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। और उसी तरीके से इधर जो बेंजोएट आयन बना है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप साथ में हम अगर बेंजीन रिंग के ऊपर लगा दें तो ये बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। तो उसके कारण इंटेंसिफिकेशन ऑफ चार्ज होती है या डीस्टेबलाइजेशन हो जाती है। तो ये वाला बेंजोएट आयन थोड़ा कम स्टेबल होगा, तो इस कारण ये वीक एसिड जो है वो बन जाएगा। जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाएं हम अगर बेंजोइक एसिड में, तो उसके कारण एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज ही होती है। तो आप दो लाइनें लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स tend to decrease the acidic strengths of aromatic carboxylic acids, aromatic carboxylic acids और बेंजोइक एसिड्स भी कह देते हैं हम इनको।
और बेंजोइक एसिड्स। तो ये तो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी, जबकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होगी। अब जैसे मैंने पैरा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया है और इधर लिखा है सिर्फ बेंजोइक एसिड और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए। अगर जैसे NO2 जो सबसे स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एल्काइल ग्रुप जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। तो इसलिए जो हमारे पास पैरामिथाइल बेंजोइक एसिड है ये सबसे वीक एसिड होगा और पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड जो है ये सबसे स्ट्रांगली एसिडिक होगा, क्योंकि ये बात तो हम स्टडी कर चुके कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला ऑर्डर आप देख सकते हो। अब कोई ग्रुप जितना ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा उतनी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, और कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स जो थे जितना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा उतनी ही उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को वो डिक्रीज करेगा। तो इसके बाद हम डिफरेंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लगाकर देखते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर कि किस तरह से इन्फ्लुएंस उनका पड़ेगा ओवर द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहां पर हम 4 बेंजोइक एसिड्स बनाएंगे। सबसे पहले है अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, इसके बाद मैंने ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, फिर मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिया और लास्ट में पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगाकर देखते हैं कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है इसने वो कहां पर ज्यादा इफेक्टिव होगा। इनको अगर हम नंबर से रिप्रेजेंट करें तो आप देख सकते हो कि मैंने कैसे लिखे हैं इनके नंबर। जो अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है उसको नंबर दिया 1, ऑर्थो वाले को नंबर 2, मेटा वाले को नंबर 3 और पैरा वाले को नंबर 4। तो अब आपको ये देखना है कि कहां पे नाइट्रो ग्रुप का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा और कहां पर कम होगा। ऐसी ही चीज हमने फिनोल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को जब कंपेयर किया था तब भी स्टडी की थी कि ऑर्थो, मेटा और पैरा में से कौन सा ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक होता है और कौन सा कम स्ट्रांगली, या जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और रिलीजिंग ग्रुप्स हैं उनका इफेक्ट कहां पे ज्यादा होता है एट ऑर्थो और पैरा पोजीशंस। तो इसलिए उसी बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर बनता है एसिडिक स्ट्रेंथ में या डिक्रीजिंग ऑर्डर बनता है वो लिखो। कि जैसे हम अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ही लिखें तो पहले सबसे वीक एसिड, जैसे मैं बिल्कुल सिंपल वे में लिख रहा हूं ये 1 2 3 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर इस तरह से लिखा जाएगा। तो आप लोग इन चारों जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स मैंने लिखे हैं इनको अरेंज करो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब ये वाला जो ऑर्डर मैंने लिखा है ये करेक्ट नहीं है, ऑफ कोर्स ये करेक्ट नहीं है, पर आपको इसी तरीके से जो सही ऑर्डर है इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का वो लिखना है अपनी अपनी कॉपी के ऊपर। तो लिखना शुरू करो आप। अब ये लिखने का इस तरीके से फायदा क्या होगा, अब जब आप लिखोगे खुद तो थोड़ा दिमाग चलाओगे, दिमाग अपना यूज करोगे कि क्या कैसे कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे जो डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट हैं एट ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशंस। तो उसके मुताबिक आप जो अपनी थिंकिंग के मुताबिक जो कंक्लूजन निकालोगे वो अपनी कॉपी पे लिखोगे ऑर्डर में। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो करेक्ट ऑर्डर है वो क्या है, तब आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ पे एक मिस्टेक की है। जो भी हम लॉजिक सीख रहे हैं या समझ रहे हैं उसमें आपने कहाँ पर थोड़ी सी आप में आपकी थिंकिंग में कमी रही,
तो फिर उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, बढ़िया कर सकते हो बड़ी इजीली। तो जब तक हम कोई काम नहीं करेंगे तब तक गलती भी नहीं होगी, और जब तक गलती नहीं होगी तब तक उसमें इम्प्रूवमेंट करना भी हम नहीं सीखेंगे। तो मैंने तभी आपको बोला है कि जो भी आपके अकॉर्डिंगली इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनता है उसको इस तरह से अरेंज करके लिखो। और अब मैं आपको बताता हूं जो सही ऑर्डर है वो कैसा होगा। नाइट्रो ग्रुप स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा ही करेगा। तो इसलिए जो अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है जो नंबर 1 से मैंने लिखा है, ये सबसे वीक एसिड होगा, और बाकी के तीनों जो हैं वो इससे स्ट्रांगली एसिडिक होंगे। और फिर सेकंड देखो, ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो मैंने आपको अभी ऑर्थो इफेक्ट करवाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑर्थो पोजीशन पर कोई मर्जी सब्स्टिट्यूएंट लगा दो, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दो, वो बाकी के सभी कार्बोक्सिलिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड ही होगा। तो ऑर्थो इफेक्ट के कारण जो नंबर 2 है ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, वो सबसे स्ट्रांगली एसिडिक हो जाएगा। तो अब बचे हैं सिर्फ मेटा और पैरा वाले। तो इन दोनों में हमें देखना है कि कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक है और कौन सा वीक है। तो बेटा जी जब हम रेजोनेंस इफेक्ट स्टडी कर रहे थे तो तब हमने इफेक्टिवली अच्छी तरह से ये सीखा था कि चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो लगा चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो, इनका इफेक्ट ज्यादा होता है ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो ऑर्थो पैरा पोजीशन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करते हैं, वहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज करते हैं जनरेट, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो ये थर्ड और फोर्थ में ये वाला जो नाइट्रो ग्रुप है, थर्ड में मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड में, ये कहां से ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। मैं रेड डैशेस से ये पोजीशन सिग्निफाई कर दी हैं कि इन तीनों पोजीशन से ये ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स खींचता है, क्योंकि इन्हीं तीनों पोजीशंस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जो कार्बन जिसके ऊपर साथ जिसके लगा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसके ऊपर तो इसका रेजोनेंस इफेक्ट से कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। जबकि पैरा वाला आप देखो अगर, तो ये इधर से विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन्स, इधर से करेगा, या फिर उसी कार्बन से करेगा जिसके ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है। तो नाइट्रो ग्रुप जो है पैरा पोजीशन पर अगर लगा है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाली कार्बन से ये ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। तो इस कारण विड्रॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण, ज्यादा इफेक्टिव होने के कारण, यहां से हाइड्रोजन की रिलीज इजी हो जाती है एज H पॉजिटिव आयन। तो नाइट्रो ग्रुप का ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा जब वो लगा हो पैरा पोजीशन के ऊपर। तो पैरा वाला जो है वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक होगा, मेटा वाला जो है वो उसके कंपैरेटिवली वीक एसिड रह जाएगा। तो नाइट्रो ग्रुप लगा हो अगर ऑर्थो पे या पैरा पे, तब वो ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक करता है। मेटा पे लगा हो तो उतना स्ट्रांगली एसिडिक नहीं करता है। और ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड जो है वो तो ऑर्थो इफेक्ट के कारण सबसे स्ट्रांगली एसिडिक हो जाता है। तो इस तरीके से ये करेक्ट ऑर्डर है जो मैंने आपको विद रीजनिंग एक्सप्लेन करते करते ही बताया है, ताकि आपको ये क्लियर भी हो जाए कि जो करेक्ट ऑर्डर है वो क्या है। तो यहां पर जो आया पैरा वाला, पैरा और मेटा वाला लिखना था, तो पैरा वाला थोड़ा सा स्ट्रांगली एसिडिक है, यहां पर नंबर 4 लिखना था जी। तो सबसे वीक एसिड है अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, और सबसे स्ट्रांगली एसिडिक है जो ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड है। फिर मेटा और पैरा में मैंने आपको बताया कि पैरा वाला नंबर 4 वाला थोड़ा ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक होगा,
और जो मेटा वाला है वो थोड़ा सा उससे वीक एसिड होगा। तो ये तो था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अगर लगे हों बेंजीन रिंग के ऊपर तो तब उनका इन्फ्लुएंस किस तरह से होगा। अब हम इसके बाद इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लगाकर देखते हैं। तो इस केस में भी आप बिल्कुल ऐसे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ लिखोगे, जो मैं डिफरेंट 4 बेंजोइक एसिड्स बनाने लगा हूं यहां पर। तो पहले तो आप अपनी अपनी कॉपी पर ये नोट कर लो, मैंने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मिथाइल ग्रुप लगा दिया है बेंजीन रिंग्स के ऊपर। तो पहला कार्बोक्सिलिक एसिड है अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, फिर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, फिर मेटा सब्स्टिट्यूटेड और फिर पैरा सब्स्टिट्यूटेड। तो इतना तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स जो भी हैं, जैसे मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो उसने एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज ही करना है। पर अगर आप देखो तो बेटा ऑर्थो पोजीशन पर अगर मिथाइल ग्रुप लगा हो तो ऑर्थो इफेक्ट के कारण ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड तो स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा अमंग ऑल दीज 4 कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो नंबर 2 वाला तो यहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। फिर बाकी के ये जो 3 और 4 हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी कम होगी। तो 3 और 4 की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो फर्स्ट से अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड से भी कम होगी। तो इसलिए इसके बाद ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड के बाद नंबर आएगा बेंजोइक एसिड का, और फिर बचे वही मेटा और पैरा वाले। तो इन दोनों का कंपैरिजन अगर हमें करना हो तो बेटा मिथाइल ग्रुप अगर पैरा पोजीशन पर लगा है तो इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन्फ्लुएंस यहां पर ज्यादा है। अगर ये मेटा पे लगा है तब इसका इन्फ्लुएंस इस कार्बन के ऊपर जिसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड है उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। तो इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ को जो डिक्रीज करेगा ग्रुप पैरा पोजीशन पर है तो ज्यादा डिक्रीज करेगा, मेटा पर है तो उतना इफेक्टिवली डिक्रीज नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो पैरा वाला है वो तो वीकेस्ट एसिड ही गिना जाएगा, इससे स्ट्रांग होगा मेटा वाला। और फिर उससे स्ट्रांग हमने देखा कि जो अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है, और सबसे स्ट्रांगली एसिडिक है जो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर मैंने मिथाइल ग्रुप लगाकर बताया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स का इफेक्ट कैसे होता है। तो बेसिकली हमने 2 आइडियाज किए पहले, एक तो कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। फिर यही हमने दोनों ग्रुप्स बारी बारी डिफरेंट पोजीशंस पर अटैच करवा के देखे कि किस पोजीशन पर उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा स्ट्रांग है या कहां पर ज्यादा वीक है। तो किस तरीके से जो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ्स हैं वो वेरी करती हैं, ये हमने ऑर्डर बनाकर भी एक्सप्लेन कर लिए हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ किस तरह से वेरी होगी। फिर भी अगर आपको कोई डिफिकल्टी रह जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, जो सैटरडे को हमारा सेशन होता है उसमें। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में अब हम करेंगे जो केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी कई तरह से रिएक्शन शो करते हैं, जैसे हम पिछले ग्रुप्स में पढ़ते आ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो वैसे ही हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की केमिकल रिएक्शंस को भी कैटेगराइज करेंगे। तो केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहली आएगी टाइप
these will be reactions involving cleavage of OH बॉन्ड। और ये जैसे कि हमने अल्कोहल्स में भी देखा था कि आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो भी एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर उसी की तरफ ट्रांसफर होता है। तो इसलिए इन सभी रिएक्शंस में जो हाइड्रोजन है ये H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में लूज होगा, तो इसलिए ये रिएक्शन शो करेंगी एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को भी। तो इन जो रिएक्शंस अब हम स्टडी करने लगे हैं, इन सभी रिएक्शंस में जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये हाइड्रोजन रिलीज करेंगे एज H पॉजिटिव आयन। तो मतलब ये सारी रिएक्शन शो करेंगी एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इनमें सबसे पहली रिएक्शन जो है वो है रिएक्शंस विद एक्टिव मेटल्स। तो एक्टिव मेटल्स जो है ये तो बड़ी पुरानी बात चली आ रही है कि कौन सी मेटल्स को हम एक्टिव मेटल्स कहते हैं। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि वो मेटल्स जो कार्बोक्सिलिक जो किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करे उन मेटल्स को हम एक्टिव मेटल्स बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो कौन कौन सी टाइप की एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन शो करते हैं। अब जैसे मैंने इथेनोइक एसिड लिया एग्जांपल, तो ये रिएक्ट करेगी विद सोडियम। 2 मोल इथेनोइक एसिड और 2 मोल सोडियम ये रिएक्ट करके बना देते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज होता है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। आयनिक कंपाउंड होने के कारण ही इसको हम कॉमनली सॉल्ट बोल देते हैं। तो सॉल्ट का मतलब सिर्फ वो नमकीन चीजें नहीं होता, सॉल्ट्स हम किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए यूज करते हैं वर्ड। तो इस तरह से सोडियम के साथ रिएक्शन करके इथेनोइक एसिड ने हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर दी। इसी तरीके से अगर हम सोडियम की बजाय कैल्शियम मेटल लें, तो कैल्शियम एक डाइवेलेंट मेटल है, ये 2 बॉन्ड्स बना सकती है, तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स यूज होंगे। तो इन दोनों में जो बॉन्ड है ऑक्सीजन का वो बनेगा विद कैल्शियम। तो मैं इसकी पूरी स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करके आपको बता रहा हूं कि किस तरह से जो कंपाउंड है, जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म होगा। हाइड्रोजन यहां से लूज हो जाएगी एज H पॉजिटिव आयन और O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, तो ये कैल्शियम जो होता है Ca2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में होता है, उसके साथ 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लेंगे प्लस वही हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। पहले तो नेसेंट हाइड्रोजन लिबरेट होती है, वो फिर एक दूसरे के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बना देते हैं। तो इस तरीके से हमें कैल्शियम एसीटेट या कैल्शियम इथेनोएट जो है वो ऑब्टेन होता है। अब ऐसे ही बिल्कुल सिमिलर वे में रिएक्ट करेंगे जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, जैसे मैं यहां पर बेंजोइक एसिड की एग्जांपल ले रहा हूं। बेंजोइक एसिड में बेंजीन रिंग को मैंने C6H5 लिख दिया है, तो ये फिनाइल ग्रुप होता है। बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके C6H6 होती है बेंजीन, तो अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया जाए तो ये बन जाएगी बेंजोइक एसिड। तो ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके बिल्कुल इसी तरीके से ही मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगी दिस, प्लस बिल्कुल वैसे ही मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, मैग्नीशियम बेंजोएट बना। तो इन सभी रिएक्शंस में आप देख सकते हो कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, चाहे वो एलिफेटिक हैं चाहे वो एरोमेटिक है, ये एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहे हैं। तो ये एक हमारे पास डायरेक्ट प्रूफ हो गया इनकी एसिडिक नेचर का
कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं ये एसिडिक नेचर शो करते हैं या ये इस तरह से केमिकली रिएक्ट करते हैं जैसे एसिड्स किया करते हैं ऑर्डिनरीली। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं एज कंपेयर टू अल्कोहल्स और फिनोल्स। तो ये भी हमने स्टडी किया है पहले कि अल्कोहल्स जो हैं वो अल्कली के साथ रिएक्शन नहीं करती, पर फिनोल्स तो कर जाती हैं। तो अगर फिनोल्स कर जाती हैं तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं ये तो फिनोल से भी ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक होते हैं, फिर ये तो करेंगे ही करेंगे विद रिएक्ट विद अल्कली। तो सेकंड हम रिएक्शंस करते हैं रिएक्शंस विद हाइड्रोक्साइड्स। कॉमनली हम मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स लेते हैं, अदरवाइज भी जो भी बेसिक हाइड्रोक्साइड होगा वो हम कंसिडर कर सकते हैं इन रिएक्शंस में। जैसे ये इथेनोइक एसिड लिया या एसिटिक एसिड, अगर इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया जाए तो ये क्योंकि एक एसिड है ये बेस है, और एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो इंस्टेंटली हो जाती है, तो यहां पर हमें कोई हीट करने की भी जरूरत नहीं होगी। प्लस वाटर, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन को लूज करेगा एज H पॉजिटिव आयन और NaOH देगा OH नेगेटिव आयन। तो OH नेगेटिव और H पॉजिटिव एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर वाटर बना देंगे, न्यूट्रल वाटर बनाएंगे। और इसी तरीके से अगर ये मैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहा हूं, कंसिडर कर रहा हूं, तो ये अगर हम कोई और बेस ले लें लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक वीक बेस होता है, तो ये बेंजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करके अमोनियम बेंजोएट प्लस वाटर बना देगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O NH4। यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज होता है और अमोनियम आयन में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हुआ करता है। तो जो भी हो, चाहे बेस स्ट्रॉन्ग हो चाहे बेस वीक हो, कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं ये उनके साथ रिएक्शन करके वाटर तो प्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे, वाटर और साथ में सॉल्ट यानी कि आयनिक कंपाउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से रिएक्शंस विद हाइड्रोक्साइड्स हम कंसिडर कर रहे हैं। जैसे NaOH है तो इसको तो हम अल्कली भी कह देते हैं, तो अल्कलीज के साथ तो रिएक्शन इन्होंने करनी ही करनी है। अब अगर एरोमेटिक जो एसिड्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ये अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर जाएंगे तो एलिफेटिक तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये भी हमने कल जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की स्ट्रेंथ्स कंपेयर की थी वहां पर पढ़ा था कि जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं एज कंपेयर टू एरोमेटिक एसिड्स। तो इसलिए अगर बेंजोइक एसिड रिएक्ट कर गया विद फॉर्मिक एसिड तो फिर इथेनोइक एसिड या कोई और एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड तो रिएक्ट करेगा ही करेगा। तो मेटल हाइड्रोक्साइड्स के बाद तीसरी टाइप की रिएक्शंस आती हैं, रिएक्शंस विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। रिएक्शंस विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। अब जो कार्बोनेट्स होते हैं ये भी थोड़े वीकली बेसिक ही होते हैं, तो इसलिए रिएक्शंस तो बिल्कुल सिमिलर वे में ही शो करेंगे। अब जैसे सोडियम कार्बोनेट हो Na2CO3, तो सोडियम कार्बोनेट है क्या बेसिकली, ये चीज आप पढ़ते हो आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी कि सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट होता है ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH एंड वीक एसिड H2CO3। कार्बोनिक एसिड एक काफी वीक एसिड होता है, इन दोनों की रिएक्शन से जो सॉल्ट बनता है दैट इज सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट जो है ये सॉल्ट हुआ ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस विद ए वीक एसिड।
तो इसका हाइड्रोलाइज्ड सॉल्ट सॉल्यूशन भी बेसिक होगा या एल्केलाइन होगा। तो ये भी जैसे अल्कली या NaOH रिएक्ट किया था बिल्कुल वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। पर अब रिएक्शन में कुछ और भी स्पेशल चीज होगी कि जैसे सोडियम एसीटेट के साथ और बनेगा यहां पर CO2 गैस प्लस वाटर लिक्विड। अब जो CO2 गैस है ये ब्रिस्क एफरवेसेंसेस शो करती है, मतलब रिएक्शन मिक्सचर में से ही CO2 की बबलिंग शुरू हो जाती है। अब अगर हमने कार्बोनेट और कार्बोक्सिलिक एसिड को मिक्स किया तो रिएक्शन मिक्सचर जो है उसमें बबलिंग होनी शुरू हो गई। तो इसका मतलब है कि हमें कंफर्म हो जाएगा कि CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है। और CO2 गैस कहां से प्रोड्यूस होगी? सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड से ही। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाएं विद मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स तो तब जो CO2 की ब्रिस्क एफरवेसेंसेस प्रोड्यूस होती हैं उनसे हमें क्लियर हो जाता है कि जो भी कंपाउंड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं बेसिकली कौन कौन से हैं जो एसिडिक होते हैं अभी तक हमने जो पढ़े हैं, एक हैं अल्कोहल्स, फिनोल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इन सभी में से कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स होते हैं। तो इसलिए सिर्फ यही जो कार्बोनिक एसिड को या H2CO3 को लिबरेट कर सकते हैं फ्रॉम इट्स सॉल्ट, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये कार्बोनिक एसिड से ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक होते हैं। इनकी Ka वैल्यू भी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बोनिक एसिड्स। तो यहां पर रिएक्शन होकर हमें मिलेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड यानी कि सोडियम बेंजोएट प्लस ब्रिस्क एफरवेसेंसेस ऑफ CO2 एंड वाटर लिक्विड। तो इस तरह से रिएक्शन होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है ये ब्रिस्क एफरवेसेंसेस यहां पर जनरेट करती है। ब्रिस्क एफरवेसेंसेस। तो इसी लिए ही इस रिएक्शन को हम यूज कर लेते हैं एज ए टेस्ट ऑफ डिटेक्शन। तो आप लिख सकते हो सिंस कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सफिशिएंटली एसिडिक to produce brisk effervescences of CO2, upon reaction with metal carbonates or bicarbonates। metal carbonates or bicarbonates full stop। therefore such reactions can be used as a test of detection of carboxylic group। as a test of detection of कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्योंकि मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ कोई भी और कंपाउंड रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड की ब्रिस्क एफरवेसेंसेस प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि बाकी सभी जो एसिडिक भी हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कार्बोनिक एसिड से वीकली एसिडिक होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। तो इसलिए कार्बोनिक एसिड को वो प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। और फिर जो लास्ट रिएक्शन आती है
क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड वाली, दैट इज रिएक्शंस विद डाईएजोमीथेन। डाईएजो का मतलब तो आपको अब पता होगा क्योंकि हमने डायजोनियम सॉल्ट्स काफी किए हैं। तो डाई स्टैंड्स फॉर टू एंड एजो कम्स फ्रॉम एजोट, दैट इज ए लैटिन वर्ड फॉर नाइट्रोजन। तो डाईएजोमीथेन होगी जब एल्केन में 2 हाइड्रोजन हम रिप्लेस करके उसकी जगह पे 2 नाइट्रोजन एटम्स फिट कर देंगे। अब जैसे है ये इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड में अगर डाईएजोमीथेन हम ऐड करें तो क्या प्रोड्यूस होगा, यहां से जो CH2 ग्रुप है वो इधर जाके ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। एक H तो वहां पर पहले ही है और आया CH2 तो मिलकर बन जाएगा CH3 ग्रुप। तो मिथाइल इथेनोएट या मिथाइल एसीटेट बनेगा और साथ में नाइट्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो दिस इज ए मिथाइल एस्टर। तो इस तरीके से जो डाईएजोमीथेन के साथ हम रिएक्शन करते हैं उससे हमेशा मिथाइल एस्टर ही बनेगा। जो सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन है उसके साथ मिथाइल ग्रुप ही अटैच होगा। तो आप एक लाइन भी लिख सकते हो कि ऑन रिएक्शन विद डाईएजोमीथेन, ऑन रिएक्शन विद डाईएजोमीथेन the carboxylic acids form methyl esters. The carboxylic acids form methyl esters. तो जो मर्जी हम कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर लें उससे जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होना है वो सिर्फ मिथाइल एस्टर ही होगा, कोई और नहीं। जैसे अगर मैं यहां पर बेंजोइक एसिड भी कंसिडर करूं तो बेंजोइक एसिड में अगर डाईएजोमीथेन ऐड की जाए तो यहां पर भी मिथाइल एस्टर ऑफ बेंजोइक एसिड हमें ऑब्टेन होगा और मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन जो है वो फ्री या लिबरेट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें मिथाइल बेंजोएट ऑब्टेन होगा, ना कि कोई और एस्टर। तो इसलिए मैंने आपको जैसे लिखवाया है कि डाईएजोमीथेन के साथ रिएक्शन करके हमेशा सिर्फ मिथाइल एस्टर ही बनेगा। तो ये सारी रिएक्शंस थी जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से हाइड्रोजन लूज हुई थी एज H पॉजिटिव आयन, यानी कि OH बॉन्ड ब्रेक हुआ था। तो इसीलिए हमने इस कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस को स्टडी किया है अंडर द हेडिंग रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो अब इन रिएक्शंस के बाद हमने स्टडी करनी है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये हम करेंगे रिएक्शंस ड्यू टू OH पार्ट ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोल दो चाहे कार्बोक्सिल ग्रुप बोल दो, एक ही बात है। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की वो वाली रिएक्शंस करने लगे हैं जिनमें OH ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा। अब ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि OH ग्रुप जो है वो OH नेगेटिव आयन की फॉर्म में लूज हो, जैसे बेसिस जो हैं वो OH नेगेटिव आयन लूज करते हैं। तो इसीलिए ही मैंने यहाँ पर OH नेगेटिव लूज होना या अब इनके बेसिक कैरेक्टर जैसी कोई बात नहीं की है। इसमें इतनी बात ज़रूर है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं उनसे OH ग्रुप ही लूज होगा। तो इन रिएक्शंस में हम करते हैं पहले एप्लीकेशन रिएक्शन।
अब ये रिएक्शन हमने अल्कोहल्स में अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में अच्छी डिटेल में स्टडी की थी कि जैसे हम अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लें और उसमें कोई अल्कोहल ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड H2SO4, मतलब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन बहुत स्लो होगी। इन रिएक्शंस में जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो कैटलिस्ट का काम करते हैं, मतलब रिएक्शन को काफी फास्ट कर देते हैं, अदरवाइज रिएक्शन बुरी तरह से स्लो चलती है। और तब भी मैंने आपको ये रिएक्शन करवाई थी कुछ इस तरह से कि ऑक्सीजन को मैंने जैसे रेड कलर में लिखा है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन एटम कहां से प्रोड्यूस हुआ, कहां से निकला, कार्बोक्सिलिक एसिड से या अल्कोहल से। तो यहां पर फिर अल्कोहल्स में ही हमने ये मैकेनिज्म के साथ समझा था कि जो वैसे तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं ये स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्रोजन लूज करनी चाहिए एज H पॉजिटिव आयन, ना कि अल्कोहल को। पर रिएक्शन क्योंकि एसिड कैटेलाइज करता है तो एसिड पहले यहां से वाटर लूज करवा देता है, एसिटाइलिनियम आयन बनता है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, फिर ये अल्कोहल के ऊपर अटैक करके एस्टर बनाती है। तो इसलिए हम ये क्लियरली बात कह सकते हैं कि जो वाटर में ऑक्सीजन है ये आती है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड नॉट फ्रॉम अल्कोहल, कि जो हम वीक एसिड जिसको कहा करते हैं। तो इस तरीके से जो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है वो मैंने आपको अभी बताई। अगर हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स लें तो तब भी जो रिएक्शन है वो बिल्कुल सिमिलर वे में ही प्रोसीड करेगी। तो यहां पर हम बेंजोइक एसिड की एग्जांपल लेकर रिएक्शन को प्रोसीड करवा के देखते हैं कि बेंजोइक एसिड प्लस अगर हम करें मीथेनॉल, और बिल्कुल वैसे ही एसिडिक मीडियम में इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड विच एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट, तो अब हमें बेंजोइक एसिड का एस्टर मिलेगा या बेंजोएट मिलेगा। जैसे यहां पर मीथेनॉल से मिथाइल ग्रुप ही आया, तो मिथाइल बेंजोएट प्लस वाटर जो है वो फॉर्म हुआ। तो जो भी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शंस हैं ये कैटेलाइज की जाती हैं बाय द एसिड्स। तो आप लिख लो, द एस्टर्स आर quite sweet smelling substances और फिर अगर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन जो मैंने आपको कैटलिस्ट लिखवाया है कंसेंट्रेटेड H2SO4, और तब भी मैंने आपको ये इक्वेशन करवाई थी कि अगर हम एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन करें इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड HCl, कि अगर हम कंसेंट्रेटेड HCl लें या HCl गैशियस फॉर्म में ही लें वो ज्यादा बेटर रहता है। तो इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैशियस और बाय यूजिंग HCl गैशियस, तो तब इस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन को हम फिशर स्पीयर एस्टेरिफिकेशन भी बोल देते हैं। तो आप लिख सकते हो कि इफ द एस्टेरिफिकेशन reaction is carried out by using dry HCl gas, it is called Fisher-Spear esterification.
इट इज कॉल्ड फिशर स्पीयर एस्टेरिफिकेशन। और फिर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन ही हम आगे स्टडी करते हैं, जिसमें इंट्रामॉलिक्यूलर एस्टेरिफिकेशन हम करेंगे कि जब एक ही मॉलिक्यूल में कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो और अल्कोहलिक ग्रुप भी हो। तो इसके लिए आप दो लाइनें लिख सकते हो कि सम हाइड्रोक्सी एसिड्स अब हाइड्रोक्सी एसिड्स होंगे वो वाले कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। तो सम हाइड्रोक्सी एसिड्स हैव ए कैपेसिटी टू फॉर्म साइक्लिक एस्टर्स called lactones, cyclic esters called lactones। अब lactones होते हैं साइक्लिक एसिड्स। तो आप लिख सकते हो आगे द इंट्रामॉलिक्यूलर। अब अगर एक ही मॉलिक्यूल में कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और अल्कोहलिक ग्रुप भी है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो रिएक्शन को तो हम डेफिनेटली इंट्रामॉलिक्यूलर ही कहेंगे। तो आपने लिखना है द इंट्रामॉलिक्यूलर एस्टेरिफिकेशन readily takes place when the ring formed is either 5-membered or 6-membered। when the ring formed is either 5-membered or 6-membered। जैसे हम ये वाला हाइड्रोक्सी एसिड अगर कंसिडर करें, तो आप देख सकते हो ये कौन सा एसिड है। इस एसिड में 4 हमारे पास कार्बन एटम्स हैं, नंबर 1, 2, 3 और 4। तो दिस इज 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। अब अगर इसकी हम एस्टेरिफिकेशन करवाएं तो बेटा जी किस तरह से रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हम करवाएंगे। तो पहले ये समझने के लिए कि किस किस तरह से रिएक्शन होगी, मैं जिन ग्रुप्स ने रिएक्शन करनी है उनको थोड़ा नजदीक करके लिखता हूं। 4 कार्बन हैं इस स्ट्रक्चर में टोटल, और एक OH ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब यहां पर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप आया और इधर ऊपर फिर आएगा OH ग्रुप। और आपको पता है कि एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन जब भी होनी होती है, अल्कोहल से हाइड्रोजन जाता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH ग्रुप निकलेगा। तो यहां पर इस तरीके से एक वाटर मॉलिक्यूल के लॉस होने से ये ऑक्सीजन डायरेक्टली इस कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी और हमें मिलेगा एक गामा लैक्टोन। ये इसको कहा जाएगा गामा लैक्टोन। अब साइक्लिक एस्टर है तो लैक्टोन तो इसके लिए कॉमनली यूज्ड वर्ड है। अब इसको गामा लैक्टोन क्यों कहा? आपको पता होगा कि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसके नेक्स्ट कार्बन को बीटा और फिर गामा और उसके बाद डेल्टा। तो यहां पर गामा कार्बन का OH ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व हुआ इन दी केमिकल रिएक्शन, तो इसलिए ही इसको गामा लैक्टोन बोला। अगर आप यहां पर अल्फा बीटा गामा देखो तो तब भी गामा पोजीशन जो है उसके साथ आगे एस्टर वाली जो ऑक्सीजन है वो अटैच होती है। तो अगर हम ये लें 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड लेंगे तो हमारे पास गामा लैक्टोन बनेगा। और इसी तरीके से अगर हम 5 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड लें, हाइड्रो एसिड लें, तो तब हमारे पास एक डेल्टा लैक्टोन बनेगी।
तो जो मैं आपको रिएक्शन लिखकर ही एक्सप्लेन करता हूं। तो अब आप यहां पर देख सकते हो कि कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 और 5 कार्बन एटम्स हैं। तो 5 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड है ये। तो इसको अगर वैसे ही साइक्लिक फॉर्म में बनाकर लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा? तो इट विल बी इक्वलेंट टू दिस स्ट्रक्चर। अब क्योंकि आपको बताया गया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से OH ग्रुप ने लूज होना होता है, तो तभी मैंने अल्कोहल का हाइड्रोजन थोड़ा अलग करके लिखा ताकि आपको जो लॉस ऑफ वाटर होना है वो थोड़ा ज्यादा साफ दिखाई दे। यहां से एक वाटर लूज होगा। अब एस्टेरिफिकेशन करनी है तो नो डाउट ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन तो होती नहीं है, 3 डायमेंशनल होती है। हर एक कार्बन की यहां पर इस कार्बन की, इसकी और इसकी और इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। तो जो 5th कार्बन वाला OH ग्रुप है वो घूम घुमा के इस OH ग्रुप के नजदीक ही आएगा। तो इस तरीके से हमें जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो कुछ इस तरह से अपीयर होगा। ये तो अब आप अगर इसमें देखो तो इस कार्बन के साथ ये कार्बोनिल ग्रुप लगा है तो इसको अल्फा कार्बन कहेंगे, फिर बीटा, फिर गामा और फिर डेल्टा। तो अब डेल्टा पोजीशन पर जाके एस्टर बना है तो तभी हम इस कंपाउंड को बोलते हैं एक डेल्टा इलेक्ट्रॉन। तो ये एक डेल्टा इलेक्ट्रॉन बना। तो इस तरीके से हमने एस्टेरिफिकेशन रिएक्शंस को बड़ी प्रॉपरली स्टडी किया है, चाहे हम ये रिएक्शंस अल्कोहल्स में भी पहले पढ़ चुके हैं। तो तभी मैंने अब मैकेनिज्म से एक्सप्लेन करके ये रिएक्शन नहीं करवाई। पर हाँ, ये वाली रिएक्शन जो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्मेशन थी ये बिल्कुल हमने नहीं की है, रिएक्शन पहले नहीं की थी, इसलिए मैंने इसको प्रॉपर वे में कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास वो किस किस तरह से एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कंबाइन करते हैं वो प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन किया है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में इसके साथ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन जो है चाहे वो इंट्रामोलिकुलर हो या दूसरी, वो खत्म होती है।